बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको लग ही रहा होगा कि आप बिहार की राजनीति को समझने लगे हैं। वहां की राजनीति एकदम से उलट मार जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है और राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म भरने का एक ही मतलब है कि उनको सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि सीएम अगला बिहार का कौन होने वाला है। तो अब इस रेस में बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो बात की बातें हैं जब ये रिजिग्नेशन देंगे उसके बाद की बात है। फिलहाल इन्होंने क्या किया है, राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म भरा है तो चर्चा साफ शुरू हो चुकी है कि हाँ भैया पद खाली होगा, ये तो बात तय है। ठीक है बच्चे, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने अपना 20 साल से भी ज्यादा का राजनीतिक सफर तय किया है बिहार की राजनीति में। ठीक है बच्चे, चलिए बैकग्राउंड क्या है इस न्यूज की। तो आपको पता है 16 मार्च को राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और बिहार की 16 सीट आपको दिखाई देगी। बिहार की कितनी, 16 सीट आपको दिखाई देंगी राज्यसभा में। अब नीतीश कुमार का यह कहना है कि सर मैं राज्यसभा का मेंबर बनूंगा, राज्यसभा का इलेक्शन लड़ूंगा, और इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भर भी दिया है अमित शाह की मौजूदगी में। जैसे इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो एक रूल है कि आप या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हो सकते हो या तो आप पार्लियामेंट में मेंबर हो सकते हो। तो यहाँ पे भाई साहब ये चूंकि सीएम है तो जाहिर सी बात है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर तो हैं ही, तो ये राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते, तो इनको सीएम का पद डेफिनेटली छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो इन्होंने भाई साहब अपना रेजिग्नेशन अनाउंस तो नहीं किया है, लेकिन हाँ नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, इसका मतलब ये रिजाइन करेंगे। ये भी हो सकता है ना कि राज्यसभा में जीते नहीं जीते, एक अपना सेफ साइड लेके चल रहे हो कि राज्यसभा में अगर मैं जीत जाता हूं तो डेफिनेटली भाई मैं वहां पे जाऊंगा, और नहीं तो मैं सीएम का पद पे बना रहूंगा। इसलिए इन्होंने बोला है कि मैं तब तक यहाँ पे सर्विस दूंगा, तब तक सेवा दूंगा जब तक कि मैं राज्यसभा में नहीं हो जाता। ठीक है बच्चे, चलिए तो पूरी की पूरी न्यूज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देख लेते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया है। तो दोस्तों मैंने 3 साढ़े 3 महीने हो रहे हैं तकरीबन जब नीतीश कुमार ने 10वें सीएम के रूप में शपथ लिया था। तो आप 10वें सीएम के रूप में नहीं, मतलब 10th टाइम्स, यानी ये खुद 10वीं बारी सीएम बन रहे थे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे ही ये सीएम का पद लिए थे, शपथ लिए थे, मैंने बोल दिया था कि देखो बच्चों ये बीजेपी है, बीजेपी ने किसी भी नेता को इतना ज्यादा टिकने नहीं दिया है अपने सामने। जबकि तब जब बहुमत ज्यादा सीटें बीजेपी की दिखाई दे रही हैं और जेडीयू की कम सीटें दिखाई दे रही हैं, तो बीजेपी आज नहीं तो कल बच्चों आपको लंका लगाने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो भी हो पीछे की कहानी पता नहीं, लेकिन ये नीतीश कुमार का ये कहना है कि मैं चाहता था कि मैं चारों सदनों में कार्य करूं, तो लोकसभा में कर चुका हूं, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कर चुका हूं, काउंसिल में कर चुका है, यानी कि विधान परिषद, विधान सभा और लोकसभा तीनों में काम कर चुका हूं। बचा कौन सा था, तो राज्यसभा बचा था, तो मैं राज्यसभा में काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा हूं। ठीक है बच्चे, चलिए थोड़ी सी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के कौन कौन से कदम रहे हैं, कैसे कैसे बढ़ोतरी हुई है देख लेते हैं। देखिए इनका जो पहला टर्म आता है 2000 में, फिर 2005 से 10 के बीच में आ जाता है बीजेपी के साथ जुड़ करके, फिर बीजेपी के साथ जुड़ करके 2010 से 14 तक, फिर आप देखोगे बीजेपी के साथ थोड़ी सी नाराजगी हो जाती है, फिर आरजेडी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर के 2015 में सरकार बना लेते हैं। ठीक बच्चे, उसके बाद 2015 में ही ठीक है फिर से ग्रैंड अलियंस आती है, यानी कि इनको मेजोरिटी प्रूफ करना है, तो 2015 में ग्रैंड अलियंस आरजेडी के साथ बनाते हैं। उसके बाद 2017 से 20 तक ये बीजेपी के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। उसके बाद 20 से 22 तक फिर से बीजेपी के साथ, 22 से 24 तक फिर आरजेडी के साथ जुड़ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से बीजेपी के साथ आप लोगों को खड़े नजर आते हैं। तो ये 10 बार टोटल इन्होंने शपथ लिया है बिहार के सीएम के रूप में। ठीक है बच्चे, तो नीतीश कुमार जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लीडर मैं कह सकता हूं बिहार का, या फिर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन में कह सकता हूं बिहार का। क्लियर पॉइंट बच्चों। तो बिहार की राजनीति में इन्होंने तकरीबन 20 साल या 22-23 साल के आसपास इन्होंने रूल किया है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप यहाँ पे क्या देख लेते हो। ठीक है, लॉन्गेस्ट सीएम आप बता ही चुका हूं। अब इनका रेजिग्नेशन ये बताता है कि एनडीए, ठीक है, एनडीए का जो अलियांस है इनके साथ, तो एनडीए का ही कोई ना कोई सीएम यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जेडीयू के पास अभी देखा जाए तो इतने बड़ा कोई चेहरा नहीं है कि जो सीएम के पद तक जा सके। ठीक है बच्चे, अब अगर तो सीएम जेडीयू का अगर तो सीएम एनडीए का बन जाता है तो जेडीयू क्या बन के रह जाएगी भाई साहब, एक जूनियर पार्टनर के रूप में बन के रह जाएगी, और मेन लीडर कौन बनेगा, बीजेपी ही बनेगी। आप लोग देखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब जरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बात कर लेते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स इनके इस डिसीजन से जुड़े हुए हैं। देखिए बच्चों, एक आर्टिकल 164 आता है, आर्टिकल 164। ठीक है बच्चे, आर्टिकल 164 का 1, ठीक है, आर्टिकल 164 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता
आता है कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, तो गवर्नर अपॉइंट करेगा। और अगर चीफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा देना है तो वो भी किसको देगा, तो गवर्नर को ही, यानी कि राज्यपाल को ही इस्तीफा भी देगा वो। ठीक है बच्चे, राज्यपाल को भी इस्तीफा देगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग देख लेते हो 164 का 2। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा को रिस्पॉन्सिबल होगी चीफ मिनिस्टर की पूरी काउंसिल, क्योंकि उन्हीं के रिकमेंडेशन पे तो गवर्नर ने सभी को मंत्रालय बांटा था, पोर्टफोलियो बांटा था। ठीक है बच्चे, अब देख लेते हैं इनके रेजिग्नेशन के बाद, जब ये पद पे नहीं रहेंगे तो क्या इनकी सरकार चलती रहेगी या फिर भंग हो जाएगी, तो बच्चों कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे ये रेजिग्नेशन देंगे तो इनकी सरकार को फिर से मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ेगा, उस सीएम को मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ेगा जो कि सीएम के पद पे बैठना चाह रहा है या फिर बैठेगा। ठीक है, अगर वो मेजोरिटी प्रूफ कर पाया तो इनकी सरकार चलती रहेगी, और अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाया तो भाई साहब यहाँ पे किसी ना किसी और को इनवाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखिएगा। और यहाँ पे इन्होंने अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में साफ बोला गया है कि कोई भी सीएम अपनी मर्जी से चाहे तो रेजिग्नेशन दे सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है प्रोसीजर आफ्टर रेजिग्नेशन, यानी कि रेजिग्नेशन के बाद प्रोसीजर क्या होगा। देखिए जैसे भी रेजिग्नेशन की बात आती है तो चीफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन किसको देते हैं, गवर्नर को देते हैं। गवर्नर यानी कि राज्यपाल उनका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आप देखोगे गवर्नर जो है राज्यपाल होगा, इनसे बोलेगा कि कोई और अगर लीडर आता है सीएम बनने के लिए तो उससे बोलेगा आप मेजोरिटी प्रूफ करो। अगर तो वो मेजोरिटी प्रूफ कर जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं कर पाते तो भैया किसी और को बुलाया जाएगा। अगर कोई भी नहीं मेजोरिटी प्रूफ कर पाता है तो समस्या खड़ी हो जाएगी, बताएंगे आगे। ठीक है बच्चे, याद रखना। आप देखोगे कि यहां पर अगर कोई और मेजोरिटी प्रूफ कर पाता तो सीएम वो बन जाएगा, और उसको भी शपथ दिलाई जाएगी आर्टिकल 164 के तहत गवर्नर जी के द्वारा। ठीक है बच्चे, याद रखना। राज्यसभा का जो कैंडिडेट है वो कैसे बनता है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल 80 आपका आ जाता है। आर्टिकल 80 आ जाता है। आर्टिकल 80 में दिया गया है कि जितने भी आपके विधानसभा के मेंबर्स होंगे, यानी कि जितने भी आपके एमएलए होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, याद रखना, ठीक है, वो करेंगे वोट, और उनके वोट से डिसाइड होगा कि राज्यसभा में कौन जाएगा कौन नहीं। ठीक है बच्चों, राज्यसभा में तो अगर नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि क्या नीतीश कुमार मतलब एलिजिबल है जाने के लिए राज्यसभा के, क्या इनके पास सारी सारी क्वालिफिकेशंस हैं। तो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन हमारे आर्टिकल 102 में दिया गया है कि आर्टिकल 102 बताता है कि कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है कि कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी उम्र हो गया, टर्म हो गया, या उस पर कोई केस वेस तो नहीं है। तमाम तरीके की चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे। ठीक है बच्चे, तो क्या नजर आ रहा है कि ये नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये जाएंगे। अब पॉइंट ये आ रहा है कि सर अगर मेजोरिटी कोई भी नहीं साबित कर पाया, जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार के पास अभी अच्छे खासे एमएलए हैं, ठीक है, 60-70 एमएलए इधर खिसक के किसी और के पास चले गए, और वो भी नहीं बना पाया, ये भी नहीं बना पाया, कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी में नहीं आ पाई तो क्या हो गया, तो बच्चों आर्टिकल 356 लग जाएगा। आर्टिकल 356 लग जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति रूल लग जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे। अब कोई भी नहीं अगर बना पाता है तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर स्टेट की कोई मशीनरी फेल हो जाती है, अगर कोई स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, स्टेट की मशीनरी फेल नहीं हुई है, विधानसभा विधान परिषद अच्छे से काम कर रही है, हमारे सीएम ने रिजाइन किया, भाई साहब मशीनरी थोड़ी फेल हुई है, समझ में आया। ठीक है, यानी कि स्कूल थोड़ी बंद हुआ है, प्रिंसिपल ने रिजाइन किया है ना, स्कूल तो चल ही रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब स्कूल में ही अफरा तफरी दंगे फंगे होने लग जाए, जैसे कि मणिपुर में हुआ था भाई साहब, कुकी और मैती के बीच में पंगे चल रहे थे रिजर्वेशन को लेकर के, तो हिंसा भड़क चुकी थी, तो इसीलिए तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में ही लागू हुआ है भाई साहब। क्लियर है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है अगर या तो कोई भी मेजोरिटी नहीं साबित कर पाया तब कुछ समय के लिए, और दूसरा या तो स्टेट की मशीनरी फेल हो जाए। तो यहाँ पे क्या बच्चों, स्टेट की मशीनरी थोड़ी फेल हुई है, उस बंदे ने तो रिजाइन किया है ना भाई साहब, रिजाइन कर रहा है वो, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। बट हाँ रूल है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये होने के चांसेस। ठीक है बच्चे, क्लियर पॉइंट। यहाँ पे आप देखोगे कि ओवरऑल चीजें अभी नीतीश कुमार के फेवर में हैं। देखो बाहर बाहर से तो फेवर में लग रही है, क्या पता अंदर की कहानी ये हो कि एनडीए ही इनको जोर जबरदस्ती कर रही हो कि भैया चलो आपको ना हम राज्यसभा में बिठा देते हैं, आप राज्यसभा में बैठो यार, हर जगह आपने रूल कर लिया, हर जगह तो आपने बैठ लिए, लोकसभा देख लिया, विधानसभा देख लिया, विधान परिषद देख लिया, कुछ टाइम राज्यसभा भी बैठ के देख लो, है ना, हो सकता है पीछे की कहानी हो। लेकिन फिलहाल जो ये चाह रहे हैं, जो न्यूज में बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब चूंकि एक नियम आता है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, अपनी जीती हुई
पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी पार्टी जीत गई, मुझे 70 एमएलए चाहिए थे और मेरे पास 75 एमएलए हैं, मैं जीत गया हूं। लेकिन यहाँ पे पिछली पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने किसी को बोल दिया, हम में से 10 एमएलए को कि तुम लोग आ जाओ, मैं तुमको पैसे देता हूं, ठीक है, तो 10 एमएलए वहां चले गए। ये बंदा तो भैया हार जाएगा, क्योंकि 70 एमएलए चाहिए थे और 65 रह जाएंगे 10 जाने के बाद, ये तो हार ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे एक्शंस को बचाने के लिए यहाँ पर क्या लेकर के आया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार छोड़ के पार्टी नहीं जा रहे हैं, रहेंगे तो ये जेडीयू के ही ना, और ऊपर से इन्होंने इस्तीफा दिया है, किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था 1985 में, यहां पर भी ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। क्योंकि अगर और एंटी डिफेक्शन लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बंदा, जैसे 10 एमएलए की बात की मैंने, 10 एमएलए मेरी पार्टी छोड़ करके वहां चले गए, तो इन 10 के 10 एमएलए की मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये लोग नहीं रहेंगे। जब एमएलए रहेगा ही नहीं तो राज्यसभा में जाएगा कैसे? यानी कि यहाँ पे एमएलए बने रहेंगे, क्योंकि इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, इस वजह से राज्यसभा जाने के लिए यहाँ पर भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, पूरी की पूरी पॉइंट आप लोगों को मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। क्लियर है पॉइंट बच्चों? अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें सीखने के लिए मिली और क्या क्या कंक्लूजन इस पूरे लेक्चर का आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चे, तो रेजिग्नेशन जो है 164 आर्टिकल के अंडर दिया गया है और अपॉइंटमेंट भी इसी के अंडर में होता है। ठीक है, राज्यसभा में आप आर्टिकल 80 देखोगे कि आर्टिकल 80 के तहत वोटिंग की जाती है एमएलए के द्वारा और फिर चुन के राज्यसभा में कोई भी बंदा जाता है। नो एंटी डिफेक्शन लॉ है, कोई भी एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे नहीं लागू किया गया है, यहाँ को नहीं किया गया है। हाँ, ये बात सच है कि एक बहुत लंबे समय से बना हुआ सीएम जा रहा है, तो राजनीति में उथल-पुथल तो मचेगी ही मचेगी। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। सिंपल सा रेजिग्नेशन है, सिंपल से राष्ट्रपति सिंपल से राज्यसभा में जाने का एक प्रोसेस पूरा किया जा रहा है और होगा, एंड नो डाउट यहाँ पे नीतीश कुमार जाएंगे और राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और तमाम नोट्स जरूर बनाए होंगे अगर आप लोग एस्पिरेंट हैं तो। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।